नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। चलिए साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने पिछली क्लासेस देखी हैं? ठीक है, सभी क्लासेस आपने देख ली होंगी। उसी क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हमारी क्लास नंबर 5 है। इसका मतलब शुरू की 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आप अगर 5वीं क्लास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जरूर पिछली 4 क्लास को देखें, क्योंकि उसमें भी हमारे लगभग कितने 60-65 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका टारगेट हमने रखा है 20 क्लासेस हमें ऐसी करनी है। लेकिन 20 हमने कहा है, सर ने प्रॉमिस किया है आपसे। उसके बावजूद आप लोगों को मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराऊंगा, जो जीएस के टॉपिक आपके नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए जरा बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिएगा। हमारा प्रोसेस हमारे नए साथियों को पता होना चाहिए क्या है। हम एक पेज या कॉपी लेकर बैठते हैं, पहले अटेम्प्ट करते हैं, फिर आंसर देखते हैं, सही गलत का टोटल इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, चलिएगा। ये कह रहा है कि आपका प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? आपको पता होना चाहिए, जो खजुराहो के मंदिर है ना, एक्चुअल में खजूर के पेड़ों से ढके हुए थे, तो इनको खजुराहो के मंदिर कहते थे। खजुराहो के टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स हैं इसमें। सबसे बड़ा मंदिर है इसका कंदरिया महादेव का मंदिर, लिख लेना सभी। कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो टेम्पल्स के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपसे इनकी बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल्स हैं ये, यूनेस्को साइट हैं भारत की, जिनको चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था लगभग आज से 1000 साल पहले, है ना। लगभग 1000 साल पहले इनको बनाया गया था। बीच में अगर बात करूं मुगलों के समय पे, या उसमें ये जंगल वाले इलाके में बने हुए थे तो बच गए थे। आज ये अस्तित्व में है प्रॉपर तरीके से। यहीं पे स्थित है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपसे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत कौन सा? ए मेरे वतन के लोगों के लेखक या कवि कौन रहे हैं? देखिए, इसको लिखा है किसी और के द्वारा गया लिखा है, और साथ ही साथ इसको गाया किसी और के द्वारा गया है। गाया किसके द्वारा गया? तो याद रखना, इसको गाया गया था लता मंगेशकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? लता मंगेशकर जी के द्वारा। ठीक है, याद रखना सभी, लता मंगेशकर जी के द्वारा इसको गाया गया है। ठीक है, पहला याद रखना। ठीक है, कब गाया गया था? 1963 में इसको गाया गया था। 1963 में, जब 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था ना, तो उसमें शहीद हुए हमारे वीर जवानों के लिए इस गीत को गाया गया था। किसके द्वारा? लता मंगेशकर जी के द्वारा। लेकिन इसको लिखा किसके द्वारा गया? इसके लिरिकिस्ट कौन है? तो वह है कवि प्रदीप। कौन है? कवि प्रदीप, इनके द्वारा इस गीत को लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये तो आप ऐसे ही कर दोगे एकदम से, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर मिजोरम में से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, हमने पिछली क्लास में सबसे बड़ा राज्य किया था, अब हम करेंगे सबसे छोटा राज्य। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछेगा तो आप गोवा याद करोगे। क्या याद करोगे? गोवा, ये सबसे छोटा है। और इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि दूसरा सबसे छोटा है सिक्किम। ये तो राज्य हैं। अगर आपसे यही पूछ ले यूटी, यूटी का मतलब क्या होता है दोस्त? यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है इसका मतलब? केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे प्रदेश जिनको केंद्र के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है या शासित किया जा रहा है, तो उनमें अगर सबसे छोटा पूछा जाए, दोनों में अगर पूछा जाए, तो सबसे छोटा होगा हमारा लक्षद्वीप, जो कि किससे भी छोटा है? जो कि गोवा से भी छोटा है मेरे साथी। आप लोग याद रखना प्लीज, जो गोवा से भी छोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रहेगा सभी के। आगे चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? हु वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन, जानदार, शानदार क्वेश्चन कहेंगे। एक टॉपिक और जोड़ लेंगे एयरफोर्स के मेरे जवान, कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी एक दिन पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे, वो 20 हों, 25 हों, 50 हों, कितने भी फैक्ट्स हों, मैं आपको सब कराऊंगा। और हो सकता है मैं आपको एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर भी दिखा दूं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें पूछा अस्थायी, टेम्पररी कौन बने थे चेयरमैन? तो मैं आपको बता दूं, दरअसल कहानी ये थी कि जो हमारी संविधान सभा थी, वो 9 दिसंबर
11 दिसंबर, दिसंबर ही लिखेंगे इसको भी, वरना आप इसको 11 समझोगे, ठीक है। तो 11 दिसंबर और आपका 13 दिसंबर, एक दिन छोड़ के एक दिन, और साल रहेगा वही 1946, इसका भी रहेगा 1946 याद रखना, और इसका भी रहेगा 1946, मतलब 1946। जल्दी से लिखते चलना मेरे साथ साथ, बहुत अच्छा डाटा दूंगा मैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग है, ये सेकंड मीटिंग है, कौन सी है, सेकंड मीटिंग, और ये है थर्ड मीटिंग। ये सब क्वेश्चन मैं आपको एक दिन पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैं आपके लिए संविधान सभा पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखना। आंसर वैसे तो इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, बट मैं चाह रहा हूं एक्सप्लेन कर दूं, कैसा रहेगा, बढ़िया। जब ये पहली बार मिले सारे, सब बैठे एक साथ, तो कहने लगे भाई हम क्यों आए हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा हमें बनाना है देश का संविधान, हमें क्या बनाना है, देश का संविधान। तो जब पहले दिन ये बैठे हुए थे तो सोचने लगे कि जब हम सब बैठे हैं यहाँ पे, हम में चेयरमैन कौन बनेगा। तो वही फ्रेंच मॉडल अपनाया गया, हमारे भारत में बड़े अच्छे से इसको अपनाया जाता है कि बड़े बूढ़े को आगे कर दो, बुजुर्ग को आगे कर दो। तो उसी समय पे उस पूरी असेंबली में सबसे बुजुर्ग जो देखे गए वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको पूरी की पूरी असेंबली ने सहमति से क्या बना दिया, टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया, मतलब कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है, डॉक्टर साहब को, याद रहेगा सभी को, डॉक्टर साहब को बना दिया आपका टेम्पररी चेयरमैन। बट जब ये दोबारा मिले तो कहने लगे यार टेम्पररी से काम नहीं चलेगा, परमानेंट लेके आओ। तो फिर परमानेंट चेयरमैन बनाए गए थे, कौन, लिख लेना आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बड़े अच्छे से भली भांति इनसे परिचित हो गए, हमारे देश के क्या रहे हैं ये, पहले राष्ट्रपति। इसीलिए तो वो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, क्यों, क्योंकि उनको सबसे पहले बना दिया गया था इस असेंबली का प्रेसिडेंट या चेयरमैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एट लास्ट जाके बिल्कुल लास्ट मीटिंग में इस असेंबली की, इन्हीं को हमने अपने देश का प्रेसिडेंट भी चुना था, ठीक है। कब, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। चलिएगा नेक्स्ट, और यही हमारे थर्ड मीटिंग में भी फिर तो परमानेंट ही हो गए, ये परमानेंट थे, स्थायी थे, ठीक है, याद रखना, लिख लेना इन चीजों को। कोई डाउट आए तो यार कमेंट करो, कोई दिक्कत ना, कमेंट करो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, अब बताओ जो भी समस्या है बताओ भाई। ये चीजें जिन्हें आप आज फेस कर रहे हो ना, ये फेस करके हम आ चुके हैं, आप तो अब फेस कर रहे हो। जब अग्निवीर का दौर है, हम लोगों ने ये फेस किया था जब बिल्कुल परमानेंट का दौर था, आज से 7-8 साल पहले हम लोग इस एग्जाम को निकाल चुके हैं, ठीक है। वो मेडिकल था, हम लोग एलिजिबल नहीं थे भाई, मेडिकली अनफिट रहे इसलिए नहीं जा पाए, बट आपको इस चीज से तो हम उभार सकते हैं। तो डाउट दिक्कत जो भी आप बता दिया करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही पार्ट थी, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। वो कमेटी जिसने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया, तो ड्राफ्ट करने वाले सबसे मेन आदमी कौन थे, सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। इन्होंने ही इस टीम को लीड किया था, जिस टीम में इनके साथ 6 मेंबर और थे। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में सर टोटल मेंबर कितने थे, तो टोटल मेंबर थे 7। कितने थे भाई, 7 मेंबर थे, है ना। 7 में 6 तो मेंबर्स थे और एक इनके अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इन्होंने ही संविधान को ड्राफ्ट किया था, इसीलिए इस कमेटी को कहते थे ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं सभी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, वाई ग्रुप में है क्वेश्चन। इन्वेंशन जो हुई है उनका क्वेश्चन है, चाहे वो रेडियो का हो, चाहे वो रडार का हो, चाहे वो आपका बल्ब का हो, और टैंक का बहुत पूछा जाता है, गन का पूछा गया है, ठीक है। तो मैं करा दूंगा आपको, आप याद कर लो। फिलहाल टेलीविजन के कौन है, जॉन लोगी बेयर्ड, है ना, जेएल बेयर्ड इनका नाम है, ये है। थॉमस एल्वा एडिसन आप जानते हो बल्ब के आविष्कारक हैं। ग्राहम बेल आपको पता है सभी को, किसके, टेलीफोन के। और मार्कोनी रेडियो के, किसके, रेडियो के। आप लोग याद रखना, ये भी पूछे गए पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है रेडियो के, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, करते चल रहे हो ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, भारतीय संविधान के निर्माता। अब इसको आप करोगे, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखता हूं कुछ कमेंट आएंगी या नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, हम तो वेट करेंगे। जरूर मेरे साथ ही कमेंट करके बताएंगे। जब भी आप जिस दिन भी इस वीडियो को देखोगे उस दिन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंतजार करूंगा आपका, टेंशन ना लेना। होमवर्क है आपके लिए, बताना जरूर, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ओरिजिन पॉइंट पूछा है, या नर्मदा रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है। मैं आपको बता दूं,
हमारे मध्य भारत के अंदर एक प्लेटू है और प्लेटू का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। आंसर तो आपको मिल गया होगा दोस्त, बट मैं और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं। नाम है इसका अमरकंटक। यहां से एक रिवर निकल के जाती है कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। इस रिवर का नाम है दोस्त महानदी। क्या नाम है? महानदी। तो ये मानना कि क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, डिटेल में कर रहे हैं। एक रिवर हमारी ऊपर की तरफ जाती है जो पटना में जाके गंगा जी से मिल जाती है। रिवर का नाम है सोन रिवर। और यहीं से एक रिवर निकलती है जिसका क्वेश्चन पेपर में आया है, नाम है उनका नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा रिवर। ठीक है, लिख लो सभी, नर्मदा, नर्मदा रिवर। ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर। तो यहां से लगभग 3 रिवर निकलती हैं इसके आसपास से ही, और तीनों अलग अलग जाती हैं। ये अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी में, और ये गंगा जी में मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन एक ये भी आता है कि गंगा की वो कौन सी ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, याद रखना सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? अमरकंटक का पठार या अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है। भारत के वर्तमान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? जिस भी मेरे साथी ने, शायद पहली ही क्लास में ये क्वेश्चन था मेरा, उसी में मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया था, अब दोबारा से क्वेश्चन आया तो बता देता हूं। भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसको शुरू किया गया था 1954 में, आप लोग याद रखना। और इसको पाने वाले पहले ही साल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन। और जब तीनों ही थे तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, याद रखोगे। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, अगर यहाँ ऑप्शन में किसी और का नाम भी आ जाता तो फिर क्या लगाते? तो फिर मेरे साथ ही लगाते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको पहले प्राप्तकर्ता माना जाता है क्योंकि पहली अनाउंसमेंट इन्हीं के नाम की हुई थी। ठीक है, वैसे तो मिला तीनों को एक साथ था एक ही साल में, इसलिए ऑल ऑफ दीज लगा दिया, बट अगर सिंगल पूछेगा तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखना। चलिए, कंदरिया महादेव मंदिर, लो आ गया क्वेश्चन, अभी अभी करा रहा था, लिखो बहुत जल्दी। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, खजुराहो का सबसे बड़ा टेम्पल है, क्वेश्चन मिल गया हमें। ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है? तो अभी अभी कर रहे थे भैया, रे कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, याद रखना, कंदरिया महादेव। ठीक है, चलिए लोसार महोत्सव, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। अगर महोत्सव से क्वेश्चन आए और लोसार ना पूछा जाए तो बात ही नहीं हो सकती। ये ऐसा मानो जो बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध धर्म जो है उनका न्यू ईयर माना जाता है इसको, ये उनका न्यू ईयर है। और जाहिर सी बात है, जब जब बौद्ध धर्म का ये न्यू ईयर है तो वहां मनाया जाएगा जहां बौद्ध पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। और भारत में इन जगहों में बौद्ध पॉपुलेशन ज्यादा कहां पे है? तो वो है लद्दाख के अंदर। ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये तिब्बत में मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। कहने का मतलब वो जगह जहां वो तिब्बत से लगी हुई है, वहां बौद्ध लोग ज्यादा रहते हैं, बुद्धिस्ट ज्यादा रहते हैं। तो उन्हीं की आपकी ये इनका ये त्योहार है, न्यू ईयर की तरह मनाते हैं यार, इसको याद रखना, इसको न्यू ईयर की तरह मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, तो सीधा लगा दो, सतलज नदी लगा दो, कोई बात ना। बट मेरा क्वेश्चन आप लोग लिख लो, दैट इज माई होमवर्क। आप लोग इसको भी कमेंट करके बताओगे कि सलाल डैम किस नदी पे है? सलाल डैम, कौन सा? सलाल डैम किस रिवर पे स्थित है? आपको ये बताना है मुझे। इसके ऊपर थोड़ी सी हमारी लड़ाई भी रहती है, देखते हैं कौन मेरा साथी मुझे बताता है सलाल डैम किस रिवर पे स्थित है। अब लड़ाई की मैंने बात कर ली तो समझ जाना चाहिए, लड़ाई हमारी भारत पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन बताएगा। सूर्य का शहर किसे कहते हैं? इसको सूर्य का शहर भी कहते हैं और ब्लू सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी, क्योंकि यहाँ पे ना मेनली घर ब्लू कलर के बने हुए हैं। जैसे जयपुर के अंदर पिंक है ना, पिंक कलर से पुते हुए हैं, उसे पिंक सिटी कहते हैं। ऐसे ही भैया जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी और सन सिटी। ठीक है, तो याद रखना जोधपुर को ही कहा जाता है ब्लू सिटी और सन सिटी। जो शहरों के उपनाम है इंपोर्टेंट है, कोई बात नहीं, एक पीडीएफ आपके लिए जरूर बनवाई जाएगी जिसमें इन टॉपिक्स को मैं जरूर लिखवाऊंगा और वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग कर लेना। वो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल सकती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है, या व्हाट्सएप पे मिल सकती है। समय आने पर जब वो बन जाएगी फिर मैं आपको उसे प्रोवाइड करा दूंगा। प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा उसका, ये बात मेरी रहेगी, इस बात का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक, चलिए प्रॉमिस को प्रायोरिटी में देता हूँ, याद रखना। नेक्स्ट आपका, आधुनिक भारत के जनक कौन कहे जाते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री? कौन? आपको पता है सभी को, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय।
कौन कहे जाते हैं? राजा राम मोहन रॉय। और मैं आपको बता दूं क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पे इतना काम किया, जैसे कि सती प्रथा को बंद कराना, 1829 में इन्होंने सती सिस्टम को खत्म कराया था। और सबसे बड़ी चीज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के आपके यहाँ पे काम किए थे, आपके समाज सुधार को लेकर के। तो इसलिए राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है क्या, आप याद रखेंगे, आधुनिक भारत का जनक। जिसमें जो इनको राजा की उपाधि है वो एक मुगल शासक ने दी थी, इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो मुगल शासक एक तो हुआ है अकबर फर्स्ट, और बाद में हुआ है उत्तर मुगल काल में अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड ने इनको राजा कह के पुकारा था, आप लोग याद रखना, इनको टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने या सेकंड ने। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या है भाई, जुलाई 2026 में भारत के 98th आपके शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन बना। अगर आपसे पूछे ना कि टोटल ग्रैंड मास्टर कितने हैं, पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि ग्रैंड मास्टर होता किस गेम में है, तो ग्रैंड मास्टर होता है चेस में। चेस मतलब शतरंज के अंदर। भारत में टोटल है 99। कितने हैं? 99 ग्रैंड मास्टर। और आपसे पूछा है 98, करंट का क्वेश्चन है ये, 98 पूछा है। तो 98 तो आप लोग याद कर लो, अश्वथ, कौन? अश्वथ नाम से। और एक और है, अश्वथ बने थे लगभग 8 जुलाई के आसपास। कब बने थे ग्रैंड मास्टर? 8 जुलाई के आसपास, ठीक है, 8 जुलाई। लेकिन एक बढ़िया काम हुआ कि जो देश का 98 थे, उनका नाम ऐसे ही रथानेंग करके नाम है उनका, मेरे याद नहीं आ रहा, SV रथाने करके उनका नाम है। देखो मैं सच बताऊं आपको, मैंने हल्की सी खबर इसको पढ़ा है, ये 18 जुलाई को अनाउंस हुए। कब हुए? 18 जुलाई को। तो भारत के अंदर फिलहाल के लिए टोटल 99 ग्रैंड मास्टर हैं जो चेस के गेम में होते हैं। दुनिया में बात करोगे तो दुनिया में लगभग टोटल 1900 ग्रैंड मास्टर हैं। अब ये बनते कैसे? तो जो दुनिया के अंदर चेस गेम को संभालती है उसको कहते हैं फीडे। क्या बोलते हैं? फीडे, FIDE, फीडे। ये फीडे एक संस्था है दुनिया की जो इसको संभालती है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं के द्वारा एक रेटिंग बनाई गई है, उस रेटिंग को जो भी पार कर लेता है उसे ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल जाता है। तो भारत में है 99, और 98 भी याद कर लो, 99 भी याद कर लो, अगले में क्वेश्चन बना के ले आऊंगा तो 99 भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं क्लास नंबर 6 के अंदर। जो भी आपकी जो भी क्वेरी है मैंने आपको बताया हुआ है भाई, हमारा ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, इसको याद रखो आप लोग, प्लस हमारे टेलीग्राम, सबसे सबसे बढ़िया है टेलीग्राम चैनल, और हमारी एप्लीकेशन है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लो पिनाका डिफेंस को, बहुत कुछ आने वाला है मेरे साथियों, बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर। आपको नेवी का भी, एयरफोर्स का भी, और आपको आने वाले जितने भी डिफेंस के एग्जाम होंगे सबका सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। शांति से आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी समस्या आपकी बनती है कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई दिया जाएगा, उसका सोल्यूशन भी किया जाएगा, उसके लिए सलाह भी दी जाएगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के मिलते हैं आपसे क्लास नंबर 6 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ख्याल रखिए अपना।